नमस्कार दोस्तों, दुर्गेश ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं किताबों की रहस्यमय दुनिया में। श्रम धन अपनाएं। एक धनी व्यक्ति ने जो पढ़ा लिखा ना था और अपनी इस कमी को बहुत महसूस किया करता था। सोचो, मेरे जीवन का तो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अपने बच्चों को इतनी शिक्षा दूंगा कि वे अपना जीवन सुख से काट सके। इस विचार ने उसने अपना सुख और आराम बच्चों की भलाई के लिए त्याग दिया। और उसके बच्चों का क्या हुआ, उसी की जुबानी सुनिए। मैंने उनके प्रशिक्षण में अंधाधुंध खर्च किया। उन्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि पैसों का अभाव क्या वस्तु है। मैंने ऐसी व्यवस्था की कि बच्चे पर कोई उंगली ना उठाए, उन्हें कोई बुरा शब्द ना कहे। परंतु उस सब का क्या परिणाम निकला? बड़ा बेटा डॉक्टर है पर उसके पास कोई मरीज नहीं आता। मंझला बेटा वकील है पर उसके पास एक भी मुद्दई ही नहीं आता। छोटा बेटा दुकानदार है पर उसकी तिजोरी सदा खाली रहती है। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। मैंने उन्हें परिश्रमी तथा मितव्ययी बनाने का यत्न किया, पर फल क्या निकला? आप जानते हैं कि वे मुझसे क्या कहते हैं? वे कहते हैं, पिताजी, पैसा कमाने से क्या होता है, हमें उसकी कोई कमी नहीं। आपने जो हमारे लिए इतना धन संचय कर रखा है, क्या वह कम है? यूथस कंपेनियन नामक पत्रिका में साइरस डब्ल्यू फील्ड का प्रसंग आया है। बालक फील्ड को उसके पिता ने $8 लाख देकर काम करने के लिए न्यूयॉर्क भेजा। न्यूयॉर्क में उसका भाई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। फील्ड उसके यहाँ पहुँचा। बड़े भाई को उसका आना अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, जिस व्यक्ति को अपना घर छोड़ते समय दर्द नहीं हुआ, वह मेरी सहानुभूति पाने योग्य नहीं है। साइरस फील्ड ने स्टीवर्ट की फर्म में नौकरी कर ली। उसका वेतन $50 पहले वर्ष का निश्चित हुआ। वह सुबह 6-7 बजे काम पर आ जाता और जब उसे क्लर्क बना दिया गया तब वह 7:45 बजे प्रातः से लेकर सूर्यास्त होने तक काम करता। फील्ड महोदय ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं दुकान पर अपने साथियों से पहले आऊँगा और तब तक रहूँगा जब तक सब चले जाए। मेरी अभिलाषा थी कि मैं एक अच्छा व्यापारी बनूं और अपने पैसे की बारीकियों से अच्छी तरह परिचित हूँ। मैंने संस्था के सभी विभागों में बैठकर काम सीखने का यत्न किया, क्योंकि मैं इस व्यवसाय में आत्मनिर्भर होना चाहता था। किशोर साइरस फील्ड वाणिज्य लाइब्रेरी में जाया करता। वहाँ व्यवसाय पत्रिकाओं एवं पुस्तकों का अध्ययन करता और हर शनिवार रात को वाद विवाद सभा में भाग लेता। संस्था के मालिक स्टीवर्ट महोदय के कानून कायदे भी बड़े सख्त थे। उसने कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच के लिए एक क्लर्क की व्यवस्था कर रखी थी। हर कर्मचारी की उपस्थिति के कार्ड बने थे। सवेरे आने, दोपहर को खाना खाने जाने और शाम को छुट्टी से घर जाने के समय भरे जाते थे। यदि कोई कर्मचारी प्रातः कुछ मिनट लेट आता या दोपहर के समय खाना खाने में 1 घंटे से कुछ देर लगा देता तो उसे 25 सेंट दंड देना पड़ता। साइरस फील्ड नियम का इतना पक्का था कि वह छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रखता था और इतना ईमानदार था कि उसने अपने मालिकों का विश्वास प्राप्त कर लिया। ऐसे नवयुवकों को तरक्की मिलनी लाजमी था और हुआ भी यही। उसे देर तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी और वह एक सफल व्यापारी बन गया। अब स्टीवर्ट की सुनिए। वह जब किशोर था उस अवस्था में ही स्वयं भी वह मनोयोग से अपने व्यवसाय में जुट गया। सुबह होते ही काम पर जुट जाता और रात में देर तक काम करता रहता। अब इस तरह उसका व्यवसाय बढ़ता गया और एक समय वह
इस स्थिति में आ पहुंचा कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे सारा काम अपने आप चल रहा हो। इस पर भी स्टीवर्ट काम धंधे की छोटी मोटी बातों पर नज़र रखता था और इस तरह वह व्यक्ति मरते दम तक उस संस्था के प्रत्येक विभाग में सुधार करने में प्रयत्नशील रहा। किंतु स्टीवर्ट के उत्तराधिकारियों का हाल सुनिए। उनके पास अपने पिता के अनुभव थे, साथ में उसकी अपार संपत्ति भी थी। स्टीवर्ट ने जब काम शुरू किया था तब उसके पास न अनुभव था न संपत्ति। उसके बेटों के पास दोनों चीज़ें थीं, पर वे विफल रहे। बेटों की सुस्ती और अविवेक का क्या परिणाम हुआ? सारा व्यापार चौपट हो गया और उनकी संस्था को जॉन वानमेकर ने खरीद लिया। वह यह व्यक्ति था जो फिलाडेल्फिया में 4 मील पैदल चलकर काम पर जाया करता था और जो एक किताबों की दुकान पर $1.25 प्रति सप्ताह में काम करता था। उसका यह प्रयास था कि मालिक उसको जितना वेतन देते हैं वह कम से कम 10 गुना लाभ पहुंचाए और एक दिन वह सफल व्यक्ति बना। सच्चाई यह है कि स्टीवर्ट और जॉन वानमेकर जैसे अध्यवसायी और सतत परिश्रमी व्यक्ति ही इस तरह की सफलताएं प्राप्त करने के अधिकारी हैं और इसी प्रकार के व्यक्ति ही सिद्धि कर लेने के बाद भी प्रमाद में नहीं आते और सफलतापूर्वक अपने निश्चय कार्य का निर्वाह करते हैं। ईमानदारी से काम कीजिए, इससे आप भी निस्संदेह स्थायी और टिकाऊ समृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। महान वैज्ञानिक लियोनार्दो दा विंची एक उत्साही, हंसमुख और परिश्रमी व्यक्ति थे। वे सूर्य उगते ही काम में जुट जाते थे और जब तक अंधेरा घिर न आता वे काम करते रहते थे। उन्हें खाने पीने तक की सुविधा न रहती थी। मिलेस नामक महान चित्रकार सब ओर से बेखबर होकर चित्रकला के काम में डूबे रहते थे। कभी कभी वे कहते, मैं किसान से ज़्यादा मेहनत करता हूँ। नवयुवकों को मेरी सलाह है, काम करो काम। यह ठीक है कि तुम सभी प्रतिभाशाली नहीं हो सकते, लेकिन तुम सब काम कर सकते हो और बिना काम के बड़े से बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी नकारा हो जाता है। मैं किसी व्यक्ति को कलाकार बनने की सलाह नहीं देता। यदि किसी नवयुवक में कलाकार बनने की प्रतिभा विद्यमान है तो उसे किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं ही वैसा बन जाएगा। 20 व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर मेरे पास आते हैं और उन्हें शिल्पकार बनाने के बारे में मेरी राय पूछते हैं। मेरा सदा यही उत्तर होता है, बिल्कुल नहीं। बच्चे के अंदर जो गुण अविकसित रूप में विद्यमान है उनकी तलाश कीजिए। बच्चे की प्रवृत्तियों का गहराई से अध्ययन कीजिए। जिधर उसका रुझान है उस क्षेत्र में उसे जाने का अवसर प्रदान कीजिए। यही ठीक तरीका है। टर्नर महोदय हमेशा अपने सामने एक आदर्श वाक्य करते थे और वह वाक्य था, प्रतिदिन कोई ना कोई एक काम अवश्य पूरा कीजिए। और वे इस वाक्य को अपने जीवन में चरितार्थ करते थे और निरंतर अपने काम में जुटे रहते। उन्हें इससे वास्तविक आनंद मिलता था और वे इसमें लीन रहते थे। पीटर महान का किस्सा आपने सुना है। वह एक राज्य के उत्तराधिकारी थे, किंतु उन्हें घमंड छू तक नहीं गया था और वे सतत परिश्रम करके गद्दी पर बैठे थे। जब वे राजकुमार थे तो उन्हें शाही कपड़ों और आभूषणों को उतार दिया और एक साधारण कामगार की तरह कपड़े पहन लिए। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे सच्ची शिक्षा प्राप्त करके अपने देश रूस की सेवा करेंगे। 26 वर्ष की आयु में जबकि अधिकतर राजकुमार प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं, उन्होंने कठोर श्रम करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने हॉलैंड की जहाज बनाने वाली एक कंपनी में अप्रेंटिस के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की एक पेपर मिल और एक आरा मिल आदि अनेक फैक्ट्रियों में काम किया। उन्होंने न केवल काम किया बल्कि एक साधारण मजदूर की तरह काम किया और उसी के अनुरूप
मजदूरी स्वीकार की। स्थितियों में पीटर महान ने 1 महीना एक लोहे के बाट बनाने वाली फाउंड्री में बाट बनाने में लगाया। आखिरी दिन उन्होंने 18 बाट तैयार किए और उन पर अपना निशान अंकित किया। राजकुमार के साथ जो अनुचर आए थे उनकी श्रम में कोई आस्था न थी, किंतु उन्हें राजकुमार के साथ अधजले कोयले को फूंकना पड़ता था। लोहे की फाउंड्री के मालिक ने परिश्रम के रूप में उन्हें 18 मोहरें दी तो पीटर ने कहा, अपनी मोहरें वापस लीजिए, मैं उतनी ही मजदूरी लूँगा जितनी कि आप एक ढलाई मजदूर को दिया करते हैं। मेरे पाँव में जूते नहीं हैं और मैं उन्हें खरीदना चाहता हूँ। मुझे 3 कोपेक प्रति बाट की मजदूरी प्रदान कीजिए। फाउंड्री के मालिक ने वैसा ही किया। राजकुमार ने जूते खरीदे और उसे पहनते हुए कहा, ये जूते मैंने अपने खून और पसीने से खरीदे हैं। ऐसी कर्मनिष्ठा थी रूस के राजा पीटर महान की। आज भी रूस के संग्रहालयों में रखे पीटर महान के लोहे के बाट कर्मशील राजा की स्मृति को ताज़ा करते हैं। यदि आप समझते हैं कि आप एक प्रतिभापुंज और जीवन में सफलताएं आपको स्वतः प्राप्त होगी तो आप अभागे हैं। आपका भला इसी में है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस गलतफहमी को निकाल फेंकिए। अपने मन में यह बात अच्छी तरह बिठा लीजिए कि आपको सफलता प्राप्त करने में बड़ा श्रम का योगदान होगा। जो प्रतिभाएं निष्क्रिय रहती है वे वृक्षों से भरे घने जंगल में पौधों की बालियों के समान है। विचार के अनुसार प्रतिभा को पनपने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है और श्रम को पनपने के लिए प्रतिभा की। इस दुनिया में मानव ने कला, कविता और शिल्प में जितनी प्रगति की है, इन सब का जनक है श्रम। गोल्ड स्मिथ ने श्रम के महत्व को इस प्रकार प्रकट किया है, जो व्यक्ति लगातार लिखता है उसमें चिंतन की महानता और चित्रण में सूक्ष्मता आ जाती है। उसके मुकाबले में कभी कभार बैठकर लिखने वाला 10 गुनी प्रतिभा का व्यक्ति भी उसकी तुलना में ओछा पड़ेगा। अमर कृतियों में श्रम का कितना महान योगदान है, यह तथ्य ध्यान देने योग्य है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और साउंड्स ऑफ लाइफेलो आदि कृतियों को अंतिम रूप मिलने तक बहुत बड़ा श्रम हुआ था। कहा जाता है कि ब्रियांट ने थानारासिस नामक अपनी कृति को 100 बार लिखा था और इस पर भी वह उसके अंतिम रूप पर असंतुष्ट रहे थे। अब प्लेटो की सुनिए। उसने अपनी विख्यात पुस्तक रिपब्लिक का पहला वाक्य 9 तरह से लिखा था, तब कहीं जाकर उस वाक्य को अंतिम रूप दे सके थे। अंग्रेजी कवि पोप एक छंद को लिखने में पूरा दिन लगा देते थे। चार्लोट ब्रोंट कई बार एक एक शब्द पर कई घंटे रुक जाते थे। ग्रे महोदय को अपनी छोटी सी रचना तैयार करने पर 1 महीना लग जाता था। गिबन महाशय ने डिक्लाइन एंड फॉल का पहला अध्याय 3 बार लिखा था, तब जाकर कहीं अंतिम रूप दे पाए थे। आप जानते हैं वह पुस्तक कब पूरी हुई थी? उस काम में कोई 25 वर्ष लगे थे। एंथनी का कथन है, किसी कार्य के लिए मूड की प्रतीक्षा करना बेईमानी है। श्रम का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा है, कभी कभी लोग समझते हैं कि मेरी सफलता का रहस्य है मेरी प्रतिभा, किंतु मैं जानता हूँ कि मेरी जो प्रतिभा है वह सब मेरे परिश्रम में निहित है। डेनियल वेब्टर ने अपने 70वें जन्म दिवस पर अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा, मैं जो कुछ भी हूँ श्रम से निर्मित हूँ। अपने जीवन में निठल्ला रहकर मैंने एक दिन भी रोटी का ग्रास नहीं तोड़ा। इन्हीं सब कारणों से श्रम को सफलता का संदेहवाहक कहा गया है। आप सुन रहे थे श्रम धन का महत्व कि कैसे अपने जीवन में श्रम करना चाहिए। मैं हूँ दुर्गेश कुमार साहू। तो सुनते रहिए
हमारा ऑडियो बुक